बच्चों, आज हम लोग फिर हाजिर हैं। हम लोग कक्षा 10 नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। अध्याय पहला चल रहा है सत्ता की साझेदारी। इसका पहला वीडियो हमने बना लिया है, उसके आगे हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने बात की थी पिछले वीडियो में जातीय संरचना, जो बेल्जियम और श्रीलंका के संदर्भ में हमने बातें की थी। तो बेल्जियम की जातीय संरचना तो हमने देख लिया था पीछे। अब हम लोग श्रीलंका की बातें करेंगे कि श्रीलंका में भी हम लोग जातीय संरचना देख ही लिया था कि श्रीलंका में सिंहली भाषा के लोग, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग, तमिल भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हैं। सिंहली बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं और तमिल हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग में है। एक और समुदाय ईसाई है जिसकी जनसंख्या 7% है और यह तमिल और सिंहली दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं। अब श्रीलंका में एक वर्ग बहुसंख्यक के रूप में दिख रहा है जो सिंहली है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हमें देखना है बच्चों। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद। अब देखिए, जो बहुसंख्यक है वह सिंहली है क्योंकि इसकी जनसंख्या 74% है। 1948 ईस्वी में जब श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेशिक के शासन से स्वतंत्र हुआ, तब यहां की जो सरकार थी 1956 में एक महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन किया। इस संशोधन में क्या बातें थी? तो बातें, जो मुख्य बातें थी वह यह थी कि सिंहली भाषा को श्रीलंका का राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली भाषा को श्रीलंका का राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब ये राजभाषा जब घोषित कर दिया गया, तब तमिल लोगों के लिए ये चिंता की बात हो गई। चिंता और टकराव की स्थिति आगे और बढ़ी जब श्रीलंका की सरकार ने पक्षपात और भेदभाव की रवैया अपनानी शुरू कर दी। अब ये पक्षपात और भेदभाव की रवैया क्या थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित करने के साथ साथ श्रीलंका के विश्वविद्यालयों में प्रवेश और श्रीलंका की सरकारी नौकरियों में अवसर में भेदभाव की स्थिति देखने को मिलने लगी। जो तमिलों के साथ पक्षपात और भेदभाव का व्यवहार किया गया, इससे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद देखने को मिलने लगा और तमिलों में निराशा की स्थिति बढ़ने लगी। तमिल जो है वह अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने महसूस करने लगा, तमिलों ने, कि हमारे साथ सरकारी नौकरियों में जाने के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने के लिए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए हमारे साथ पक्षपात और भेदभाव की व्यवहार की नीति अपनाई जा रही है। इसीलिए इस टकराव की स्थिति ने श्रीलंका में गृह युद्ध को जन्म दिया और गृह युद्ध को जन्म दिया और श्रीलंका में तमिल भाषी लोग और सिंहली भाषी लोग दोनों आपस में टकराने की स्थिति में आ गए। तो यहां तक हमने बातें कर ली, यानी गृह युद्ध की शुरुआत होने लगी। अब तमिलों ने अपनी अधिकारों की मांग करने के लिए अलग अलग पार्टियां बनानी शुरू कर दी और अपनी क्षेत्रीय शासन में, अपने क्षेत्रीय भागों में शासन में स्वायत्तता की मांग करने लगे। ठीक है, और इनकी ये मांग थी कि तमिल को भी राजभाषा घोषित
किया जाए, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 1980 आते आते श्रीलंका में तमिल टाइगर एलम पार्टी बनी। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम इसे कहते हैं, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। 1980 में जब ये पार्टी आई तो इन्होंने अपने तमिल क्षेत्रीय इलाकों में इन्होंने स्वतंत्र एक राज्य की मांग को लेकर के अपनी संघर्ष की शुरुआत कर दी। अब श्रीलंका जो है टूटने की कगार पर पहुंचने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने बेल्जियम की नीति नहीं अपनाई। बेल्जियम ने जो समझदारी की बात करी थी, बेल्जियम ने जिस तरीके से अपनी शासन में हर भाषा, डच को भी और फ्रेंच को भी जिस तरीके से उन्होंने शासन में बराबरी की हिस्सेदारी देकर एक समझदारी का काम किया था और बेल्जियम को दो भागों में टूटने से बचा लिया था, वैसी समझदारी श्रीलंका ने नहीं किया और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का बोलबाला हो गया। परिणाम आपको दिख रहा है कि श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा है और श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इसका नेतृत्व प्रभाकरण कर रहा था। ठीक है, इनका जो क्षेत्र था श्रीलंका के जाफना द्वीप में था और वहीं से इन्होंने अपनी गतिविधियां चलानी शुरू कर दी। अब ये जो है श्रीलंका की सरकार के लिए और श्रीलंका की अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती का विषय बन गया और श्रीलंका की सरकार और इनके बीच हमेशा जो है टकराव की स्थिति देखने को मिली। 2009 ईस्वी में श्रीलंका की सेना ने जाफना द्वीप पर आक्रमण करके प्रभाकरण और लिट्टे के लोगों को मार दिया और इस तरीके से तमिल टाइगर एलम जो एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था, एक स्वतंत्र भाषी समूह के आधार पर एक राष्ट्र की मांग कर रहा था, उसका ये अंत हुआ। तो हम इस बात को ये देख रहे हैं, हमने श्रीलंका और बेल्जियम को क्यों इस तरीके से पढ़ा? हमने इसीलिए पढ़ा कि सत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें आज आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, लोकतंत्र तो दोनों तरह मौजूद था ना, बेल्जियम में भी लोकतंत्र था, श्रीलंका में भी लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र होने के बावजूद जो सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो श्रीलंका में नहीं मिली और बेल्जियम में मिली। इसका परिणाम आपने देखा कि बेल्जियम टूटने से बचा और श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। तो यहाँ समझदारी की बात देखी जा रही है, यहाँ सत्ता में हिस्सेदारी की बात देखी जा रही है। यानी लोकतंत्र एक ऐसी आधुनिक व्यवस्था है जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय और हर भाषा बोलने वाले लोग, पुरुष या महिला हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर वर्ग के लोगों को शासन और सत्ता में सहभागिता की जरूरत पड़ती है और इसी से उन्हें संतुष्टि मिलती है और यही एक ऐसा माध्यम है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, दोनों के संदर्भ में बात कर लिया कि श्रीलंका ने ऐसी स्थिति को नहीं अपनाया, श्रीलंका ने संघवाद को नहीं अपनाया और श्रीलंका की स्थिति क्या हुई ये आपने देख लिया। वहां टूटने की स्थिति हो चुकी थी और बेल्जियम टूटने से बच चुका था। तो आज बच्चों श्रीलंका तक की हमने बात कर ली। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें सत्ता की साझेदारी जो है, तो उसके युक्तिपरक कारक और नैतिक कारक, इन दोनों कारकों को जोड़ करके हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी को किस तरीके से, किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं बच्चों। शुक्रिया।